तो हम बात कर रहे हैं जीएफआर रेगुलेशन की। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कैसे आपकी किडनी जीएफआर को कंट्रोल करती है। 1 मिनट में आपके ग्लोमेरुलस से कितना फिल्ट्रेट बनता है, वर्ड ध्यान से सुन लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना ब्लड फिल्टर होने आ रहा है, 1 मिनट में ग्लोमेरुलस कितना फिल्ट्रेट निकाल रहा है। दैट अमाउंट ऑफ फिल्टर इन 1 मिनट विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। हम जानते हैं जो ब्लड है वो 1100 से 1200 ml आता है, लेकिन इसमें से सिर्फ कितना निकल जाता है, 125 ml पर मिनट। और हम सबकी बॉडी में अभी यही जीएफआर चलता है, ये है, दिस इज द जीएफआर। और बाकी जो रिमेन बचता है वो बॉडी वापस ले लेती है। लाओ मैं वापस कर दूं। अब 3 स्टेट हैं, या तो बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे काम कर रही होगी, उसमें फिर हम क्यों ही पढ़ेंगे, या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन का जीएफआर इंक्रीज हो जाए या किसी पर्सन का जीएफआर डिक्रीज हो जाए, है ना। 3 केस पॉसिबल है, जीएफआर नॉर्मल, या जीएफआर गोज हाई, या जीएफआर गोज डाउन। अब नॉर्मल की मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे हाई और लो की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके किडनी में जो ये था बॉमन कैप्सूल था और यहां पर था ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलस से यहां पर फिल्ट्रेट कम आ रहा है, सर कम जीएफआर मतलब कितना हुआ, कम जीएफआर बस 125 से आप नीचे वैल्यू लिया हो, 120 हो गया, 110 हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया, यानी अगर ये वैल्यू है जीएफआर की, इसका मतलब लो जीएफआर चल रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जीएफआर कम कब होगा, तो फिल्ट्रेट कम कब बनता है। पहला कारण, सर जब 1100 से 1200 ब्लड आया ml तो निकला 125। अगर मैं यहां पर ब्लड कर दूंगा 1000 ml, जब ब्लड कम आएगा तो फिल्ट्रेट भी कम बनेगा। एक केस तो ये पॉसिबल है ना, अगर ब्लड ही कम आएगा तो फिल्ट्रेट भी क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी या तो किसी पर्सन का ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब खून कम हो जाए। अब खून कैसे कम होता है, या तो कोई इंजरी हुई है उसको, कोई चोट लगी हो, कुछ मान लीजिए चक्कू गोली या कुछ एक्सीडेंट हुआ, बॉडी से ब्लड निकल रहा बाहर। अब ब्लड निकलता रहेगा तो बॉडी में ब्लड ही नहीं है, जब ब्लड कम होगा तो किडनी को भी ब्लड कम मिलेगा, किडनी को ब्लड कम तो फिल्टर भी कम बनेगा, तो जीएफआर क्या हो गया, लो। सर जीएफआर लो होने से क्या होगा, जीएफआर लो होने से आपका ब्लड ठीक से साफ नहीं होगा। उससे क्या होगा, अगर हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो तो हमारे मोहल्ले में गंदगी जमा हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी ठीक से, ब्लड में इम्प्योरिटी ज़्यादा जमा होने से ऑर्गन्स को टॉक्सिक ब्लड मिलना शुरू होगा, जिससे ऑर्गन्स की लाइफ कम हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम ये। अगर मान लीजिए किसी का प्लस ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है फिर भी जीएफआर कम है, तब क्या रीज़न है, तब प्रेशर का रीज़न है। सोचो जितना ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा फिल्टर होने का, हाँ या ना। और जितना कम प्रेशर होगा ब्लड में उतना ही कम प्रेशर होगा ब्लड फिल्टर होने के लिए। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड फिल्टर ज्यादा बनाएगा, और प्रेशर कम होगा तो फिल्टर कम बनाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से भी उसका जीएफआर कम हो जाता है। और इसका यही सेम केस यहां भी है। जीएफआर कब बढ़ेगा, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और जब बीपी बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं बीपी आपके कुछ ऑर्गन्स को सीधा असर इफेक्ट करता है। सुना है, किडनी, ब्रेन, इनको सीधा इफेक्ट करता है कौन, हमारा बीपी। अब सोचो बीपी को कंट्रोल करने में, एक बताओ मजे की बात, बीपी को कंट्रोल करने में आपका हार्ट भी एक मेन रोल प्ले करता है। बड़ा अजीब सुन लगेगा सुनने में, सर हार्ट कैसे बीपी कंट्रोल कर, हार्ट का सिर्फ एक काम है क्या, पंपिंग ऑफ ब्लड, और कोई काम नहीं। बट हार्ट कहीं ना कहीं आपके बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बताओ तुम कैसे। पहले देखते हैं कि लो जीएफआर पे बॉडी ऐसा क्या करती है कि आपकी बॉडी जीएफआर नॉर्मल ले आते है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर जीएफआर कम होने के ये 2 कारण है तो हमारी बॉडी जीएफआर को नॉर्मल करने के लिए इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेगी। ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल लेकर आएगी और बीपी को नॉर्मल। जैसे दोनों नॉर्मल हो गए जीएफआर ठीक। अब कैसे होता है तो सुनिए, एक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये मतलब बोलते हैं जेजी अपैरेटस बोलते हैं। अब ये होता क्या है, वर्ड सुनो दोबारा से, इन फ्यू न्यूरॉन्स नॉट ऑल। सबसे पहला कीवर्ड यहां पर क्या है, इन फ्यू न्यूरॉन्स। हमें ऐसा देखने को पाया गया है कि जैसे मान लीजिए
ये रहा बॉमन्स कैप्सूल, ये रहा पीसीटी, ये रहा लूप ऑफ हेनले, और ये रहा मान लीजिए डीसीटी। यहाँ से हमने देखा है कि कुछ नेफ्रॉन के अंदर उनका डीसीटी लूप तो बनाता ही ऐसे जिगजैग, कई बार डीसीटी लूप बनाता बनाता कहाँ पहुंच जाता पता है? बॉमन्स कैप्सूल के पास। सोचो, ये रहा डीसीटी, ठीक है, कई बार डीसीटी कहाँ पहुंच जाता है? बॉमन्स कैप्सूल के पास। ये रहा ना बॉमन कैप्सूल, हालांकि रूट तो उसका है ही नहीं, बट कुछ नेफ्रॉन में ऐसा देखा गया कि वो कहाँ पहुंच जाते हैं? बॉमन कैप्सूल, मतलब वहां से आते हुए राउंड मार के निकल जाते हैं, वहां से बस उधर पास आके निकल जाएंगे। तो और हमने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया, दिस इज एफरेंट आर्टेरियल, दिस इज इफरेंट आर्टेरियल, ये ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टेरियल में स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, उन्हीं मसल का एक बहुत ही स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है एफरेंट आर्टेरियल में। और ये स्पेशल सेल का नाम जानते हो क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया जेजी सेल्स। जेजी, जक्स्टा का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। अब लगा लो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, एक सेल जो ग्लोमेरुलस के जस्ट साइड में प्रेजेंट हो, क्या बुलाया जाएगा? जेजी सेल। ये जेजी सेल एफरेंट आर्टेरियल में प्रेजेंट होता है, और ये स्मूथ मसल है, ये एक तरह का मसल का सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, मसल का सेल है। और हम क्या देखते हैं? डीसीटी के कुछ सेल, एफरेंट के कुछ सेल और इफरेंट के कुछ सेल, यहां पर 1 2 3, ये तीनों सेल मिलकर एक टीम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये टीम क्या कहलाती है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अगर आपको याद हो, जैसे मैंने कहा था सिस्टम में बड़ा एक नया है, सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी चीजें एक साथ पाई जानी है, सिंगल कभी कोई सिस्टम बना नहीं सकता। ऐसे apparatus में कभी एक चीज नहीं आती। याद होगा गोल्जी apparatus, क्या सिर्फ गोल्जी बॉडी थी? उसमें वेसिकल्स ट्यूब्यूल सिस्टम ने थे ना, ऐसी बोला JGA यानी apparatus बोला है, तो उसमें बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सेल का नाम आपको यह करवाना है, तो कौन सा? जेजी सेल। वरना यहां पर एक और होता है मैक्यूलर डेंसा सेल, डीसीटी के पास पाए जाते हैं, बट वो हमें नहीं करने, उसका कोई रोल ही नहीं है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ सेल्स का ग्रुप है जो कि, अच्छा वो सेल्स किस किस के हैं? वो सेल्स है एफरेंट आर्टेरियल के, इफरेंट आर्टेरियल के और डीसीटी के। इन तीनों के सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? apparatus, जिसके लीडर कौन हुए? जेजी सेल। अब देखो, जेजी सेल ना एक सेंसर मान लो, ये सेंसर आप जानते हो, सेंसर पर्टिकुलर केस में ही एक्टिव होते हैं, जब कोई सिग्नल आएगा तभी वो एक्टिव होते हैं। ये जेजी सेल सिर्फ बॉडी में तभी एक्टिव होगा जब जीएफआर डाउन होगा। मतलब अगर जीएफआर हाई है, किसी की बॉडी में 125 ml का फिल्ट्रेट बनना चाहिए 1 मिनट के अंदर, लेकिन मान लीजिए फिल्ट्रेट बन रहा है 140 का, 160 का, 180 का, तो इस केस में जेजी सेल्स एक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर जीएफआर लो हो गया, जैसी जीएफआर लो हुआ, जीएफआर के लो होते ही कौन एक्टिव हो गया? सिग्नल तुरंत किसके पास गया? जेजी सेल्स के पास, कि बॉस बॉडी में जीएफआर लो हो गया, और जेजी सेल्स तुरंत क्या हो जाएगा? एक्टिव। और ये जैसे ही एक्टिव हुआ, इसके एक्टिव होते ही ये काम करता है, ये तुरंत एक प्रोटीन रिलीज कर देता है ब्लड में, जिसका नाम है रेनिन। क्या छोड़ता है? ये बनाया किसने? जेजी सेल ने बनाया। लेकिन बनाया कब है? जीएफआर लो होने के बाद। मतलब अगर हाई जीएफआर होता तो जेजी सेल ये प्रोटीन बनाता ही नहीं। अब रेनिन क्या करेगा? रेनिन बिना देरी किए ब्लड में उतर जाता है, इसका काम चलो तो ब्लड में। अब ब्लड में आने के बाद लिवर जो है बहुत तेजी से ब्लड में एक प्रोटीन रिलीज करना शुरू करता है। ये मान लीजिए लिवर है, लिवर ने एक प्रोटीन रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर, जिस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये रिलीज कर दिया किसने? लिवर ने बना के छोड़ा है। ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये भी प्रोटीन क्या? ये भी इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। रेनिन क्या करेगा? रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में करेगा? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 1 वाला कहां जाता है? ये 1 वाला जाता है लंग्स के पास। कहां? लंग्स के पास, ठीक है। इसके पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, शॉर्ट में बोलते हैं एस, एसी। एक्चुअली में जब लंग्स के पास जाता है, लंग्स कह रहा है मेरे पास क्यों आ रहा है? कह रहे जी हमें ना अभी एक स्टेप की रिक्वायरमेंट और है। कह रहा है बता क्या? कह रहा है कि मुझे कन्वर्ट होना है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर।
और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आपके पास है। कहता कोई बात नहीं, यानी लंग्स का ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को 2 में चेंज कर देता है। तो हुआ क्या, जीएफआर लो होते ही जेजी सेल्स एक्टिव होंगे, वो रिलीज करेंगे रेनिन, और लिवर से आया वो प्रोटीन जो ब्लड में उतरेगा उसको करेगा कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 में, और उसको लंग्स कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में। अब यहां पर जो आपकी मूवी का हीरो है वो ये है, एंजियोटेंसिन 2। अगर आप ध्यान से देखो तो एंजियो वर्ड जानते हो, कई बार आया है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है वेसल, वेसल मीन्स नली को बोलते हैं, वेसल मीन्स आप जानते हो सिंपली। एंजियो वर्ड चाहे दुनिया में कहीं भी आ जाए, मतलब इसका एक रहेगा जी एंजियो। एक आते हैं एंजियोग्राफी, उसमें आपकी ब्लड वेसल्स की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, दैट्स व्हाई एंजियोग्राफी मीन्स इमेज। एंजियोप्लास्टी, सर ये कौन सी सर्जरी है? बायोलॉजी में सर्जरी को प्लास्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टी। हमेशा सर्जरी को प्लास्टी बोल देते हैं। तो बोला एंजियोप्लास्टी, सर मतलब वेसल में कहीं इन लोगों ने कुछ छेड़छाड़ किया, मतलब कोई वेसल काट के जोड़ी कोई, मतलब लेकिन जो भी किया किसमें किया होगा? वेसल्स में किया होगा, तभी नाम क्या रखा गया? एंजियोप्लास्टी रखा गया होगा। तो टेंसिन वर्ड आया, टेंसिन आया टेंशन से, फिजिक्स का टेंशन। टेंशन मीन्स क्या होता है? खिंचाव। खिंचाव को होता है टेंशन। यानी ये क्या करेगा, ये बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी, कोई एक नहीं, जितनी भी हैं सबका गला दबा देगा। अब आप लगा लो दिमाग, आर्टरीज पहले इतनी थी, अगर एंजियोटेंसिन सबके अंदर उनको खींच के पतला कर देगा तो पतला करने से डायमीटर क्या हुआ? छोटा। अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब एरिया छोटा होता है तो वेलोसिटी उसमें फ्लूइड की अपने आप बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर खुद ब खुद। यानी इस एंजियोटेंसिन ने बॉडी की सारी आर्टरीज का गला दबा दिया, यानी सबको प्रेस कर दिया, सबको सारी वेसल्स को प्रेस, यानी उनमें टेंशन क्रिएट किया। जब सब पतले को सिकुड़ गए तो वॉल्यूम छोटा हो गया, ब्लड की स्पीड ज़्यादा, और इस चीज़ ने बीपी इंक्रीज करा दिया, है ना। जब वेसल छोटा होगा तो ब्लड की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फिर प्रेशर भी। आपने देखा होगा जब पाइप से हम पानी जब निकलता है, हम जब पाइप का ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना उसी का, सेम पानी का प्रेशर बढ़ा ही नहीं, लेकिन कब? वॉल्यूम छोटा करने के बाद बढ़ता है, उससे पहले नहीं। चलो बीपी का इलाज तो हो गया, क्या अभी ब्लड वॉल्यूम का इलाज हुआ? अब होगा इलाज। पहले एंजियोटेंसिन ने खुद जाके पता बॉडी में क्या किया? बॉडी में किया वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो मीन्स वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स सिकोड़ना, यानी प्रेस, उसको ऐसे क्या बोलूँ, सिकोड़ना, एक कॉन्ट्रैक्शन कह लो। यानी सारी वेसल्स का साइज, लेकिन आर्टरीज का, वेन का थोड़ी, प्रेस कर देगा। दूसरा, ये पहुंचता है, अब एक ग्लैंड है बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड, क्या उसके पास पहुंचेगा। बोलेगा बॉस आपकी हेल्प चाहिए। कह रहे क्या हुआ? कह रहे हमें ना आपका एक हार्मोन चाहिए। अब वो हार्मोन तो रिलीज करे, ग्लैंड है तो हार्मोन तो रिलीज कर सकता है। और पूछा भाई कौन सा हार्मोन? तो इसने बोला आप एक हार्मोन रिलीज करिए, एल्डोस्टेरोन। अब एक नई चीज सिखा रहा हूं, काम आएगी आपके। मैंने आपसे कहा था यूरिन फॉर्मेशन में पीसीटी 7% फिल्ट्रेट खींचता है ना, और डीसीटी 20 से 25%। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये है, पीसीटी कोई भी फिल्ट्रेट आए, चाहे कैसा भी फिल्ट्रेट हो, पीसीटी 70% एब्जॉर्ब हमेशा करेगा, लेकिन डीसीटी 20 से 25% एब्जॉर्ब हमेशा नहीं करता। वो पहले बॉडी की कंडीशन देखता है। जैसे अगर मेरी बॉडी में इनफ वाटर है, इनफ इलेक्ट्रोलाइट्स है मेरी बॉडी में, इनफ सॉल्ट, सब कुछ मेरी बॉडी में इनफ है, तो डीसीटी डिसाइड करेगा कि मैं इस फिल्ट्रेट का 20 से 25% एब्जॉर्ब करूं या नहीं। उसे लगता है बॉडी में कम है तो एब्जॉर्ब करके बॉडी को दे देगा, और लगता है बॉडी में इनफ है, कहेगा जा भाई कोई टेंशन नहीं। लेकिन पीसीटी ऐसा नहीं करता। पीसीटी कह रहा भाई तेरे पास हो या ना हो, मैं तो एब्जॉर्ब करके तुझे दूंगा। इसीलिए डीसीटी की लाइन आती है, डीसीटी करता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही डीसीटी क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब, वरना वो कहेगा जा मैं नहीं कर रहा रीअब्जॉर्ब। तो इसीलिए अगर मुझे डीसीटी से काम करवाना है, देखो पीसीटी तो अपने आप कर रहा है और हमेशा कर रहा है, तो मुझे दिक्कत पीसीटी, दिक्कत किसकी लग रही है? डीसीटी की। तो डीसीटी से काम करवाने के लिए हमें ये हार्मोन चाहिए, एल्डोस्टेरोन।
क्योंकि डीसीटी कैसे बैठा होगा, अरे नहीं नहीं बॉडी में सब कुछ ठीक है, जान दे हम कहा नहीं बे, जाने नहीं देना। ये हार्मोन तुरंत जाएगा डीसीटी के पास, किसके पास, और डीसीटी को बोलेगा, जैसे ये रहा डीसीटी, इसको बोलेगा भाई तू फिल्ट्रेट से निकाल सोडियम और वाटर। अब ब्लड, ये जो फिल्ट्रेट से सोडियम वाटर निकाला गया कहाँ जाएगा फाइनली, ब्लड में जाना है। अब देखो सोडियम क्यों आया, मैंने आपसे क्या बोला, वाटर रिटेंशन इम्पॉसिबल है विदाउट एनी सॉल्टी आयन, आयन के साथ ही वाटर हमेशा रिटेंशन शो कर सकता है। तो यहाँ से ये जो भी सोडियम वाटर रिएब्जॉर्ब होगा ये जाएगा ब्लड में, और जब ब्लड में वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, याद है ना ब्लड का 55% प्लाज्मा था, उसका 90% वाटर था। मैंने कहा था अगर 5 लीटर खून है तो लगभग 25 ml तो सिर्फ वाटर ही है। जब वाटर आपके ब्लड में बढ़ेगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब खून भी बढ़ रहा है और बीपी बढ़ रहा है। अब दोनों की वजह से क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो, अगर ब्लड कम आ रहा था ज़्यादा आएगा, कम प्रेशर से आ रहा था तो अब ज़्यादा प्रेशर से आएगा। और यही वैल्यू अगर मान लीजिए 80 की वैल्यू थी तो 90 पहुंचेगी, 100 पहुंचेगी, 110 पहुंचेगी, 120, 125। लेकिन अगर हमने 125 पर ब्रेक नहीं लगाया तो अब इंसान किससे सफ़र करेगा, हाई जीएफआर से, है कि नहीं। तुरंत यहाँ पर जो हार्ट होता है, हार्ट के राइट एट्रियम से एक फैक्टर निकल कर आता है जिसका नाम है एट्री नेट यूरेटिक फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं ANF। यह है ब्रेक। ये तब रिलीज होगा जब बॉडी कहाँ पहुंचा देगी जीएफआर को, नॉर्मल 125। जैसे 125 पहुंचा ये रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद आएगा पता किसके पास आएगा, जेजी सेल को। जैसे इसने सिग्नल दिया कि तुम काम करो तो ये क्या देगा सिग्नल, ओ भाई शांत हो जा, काम हो गया अब चुप हो जा, अब कुछ मत कर। जैसे इसको सिग्नल मिला हार्ट के इस फैक्टर से, इसने ये रेनिन बनाना बंद कर दिया, रेनिन बनना बंद हुआ, ये कन्वर्ट होना अपने आप बंद हो गया, कन्वर्ट होना बंद हो गया तो सारी आर्टरीज का गला दबाना बंद। और दूसरा ना, अब इस ग्लैंड को बोला कि आप रिलीज करो हार्मोन, यानी सारा प्रोसेस वहीं के वहीं स्टॉप। अब इस पूरे मैकेनिज्म का नाम सुनो क्या रखा गया है, ये नाम रखा गया है ऑर्डर से, क्या क्या है पहले रिलीज किया, पहले रिलीज हुआ रेनिन, तो पहले नाम क्या आएगा, रेनिन। फिर सेकंड टाइम पे रिलीज हुआ एंजियोटेंसिन, तो अगला नाम क्या आएगा, एंजियोटेंसिन। फिर थर्ड टाइम पे रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन। यही 3 चीज़ें रिलीज हुई ना पूरे में, तो इसका नाम रखा गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी रास सिस्टम इसका नाम रखा गया है। एग्जाम में ऐसे आता है, एक्सप्लेन रास सिस्टम। आपको ये बोलना है जब जीएफआर लो होता है तो जेजी अपैरेटस के जेजी सेल्स एक्टिव होते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन, नंबर 1। और रेनिन ब्लड में आने के बाद लीवर द्वारा बनाए गए प्रोटीन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है 1 में, फिर 1 को करता है कन्वर्ट 2 में, कौन, हमारे लंग्स के एंजाइम। अब ये 2 बॉडी में 2 काम करेंगे, पहले खुद जाके आर्टरी से गला दबा देंगे, आई मीन आर्टरीज का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। जब आर्टरीज छोटी हो जाएगी तो प्रेशर अपना बढ़ जाएगा। लेकिन हमने तो एक ही समस्या सॉल्व कर, दूसरी समस्या बाकी है अभी, ब्लड वॉल्यूम, इसका क्या इलाज किया जाए। तब इसके लिए ये खुद तो कुछ कर सकता नहीं है, तब ये हेल्प मांगे किसकी, एड्रेनलिन। हेल्प लिटरली हेल्प मांगता है कि भाई हेल्प कर दे मेरी, कह रहे क्या करे, कर दे मेरी हेल्प, मुझे हार्मोन चाहिए, मुझे बस हार्मोन भेज। ये भेजेगा हार्मोन एल्डोस्टेरोन, फिर ये हार्मोन डीसीटी के पास जाता है, कहता हाँ बे क्या कर रहा था, कह रहे जो कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, आप जाओ, मैं कर रहा हूँ रीअब्जॉर्ब, टेंशन ना लो। तब वो करता है रीअब्जॉर्ब, जिससे कि ब्लड में फिर से सोडियम वाटर आने लग जाता है और ब्लड की रिटेंशन बढ़ जाती है। लेकिन ये चीज़ बढ़ते बढ़ते 125 क्रॉस कर जाएगी तो भी दिक्कत है। तो ऐसा ना हो तो हार्ट काम करता है, दैट्स वाई हार्ट देखो रेगुलेट कर रहा है ना, नो बीपी एक टाइम पर एक्सीड ना हो। अब आपको लगेगा सर ये ऐसा कुछ झमेला यहाँ भी होगा, ये तो और सिंपल है भाई, ये तो सबसे सिंपल है। जब भी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, इसमें डीसीटी को बोलते हैं बेटा रीअब्जॉर्प्शन मत कर, जान दे फिल्ट्रेट को बाहर बॉडी के बाहर। हमें डीसीटी को थोड़ी बोलना है, हम तो चाहते हैं डीसीटी ना करे एब्जॉर्ब, ताकि लॉस, जब बॉडी से ब्लड का लॉस होगा, ब्लड का कोई वॉल्यूम निकलेगा तो ब्लड अपने आप कम होगा नहीं होगा, तो हमें क्या बोलना डीसीटी को, बेटा रीअब्जॉर्ब मत कर, जान दे बाहर बॉडी के बाहर। और दूसरा सॉल्व होगा ब्लड वॉल्यूम, बात रही बीपी की, बीपी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, बॉडी की सारी आर्टरीज अपने आप ही क्या होंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम छोटा, मतलब एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम, यानी बीपी डाउन। बस इसमें इतना ही है। लो, अच्छा यहाँ लो जीएफआर वाले में आता है।